Hello everyone, my name is Sweety Badhalia and welcome to SB Academy classes। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग कंटिन्यू करेंगे चैप्टर नंबर 4 क्लास 11th केमिकल बॉन्डिंग को। कल हम लोगों ने स्टार्ट किया था वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को और हम लोगों ने ये चीज़ डिस्कस की थी कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में क्या क्या बातें डिस्कस की गई हैं, क्या क्या उनकी बेसिक अजम्पशंस थी और साथ ही साथ हम लोगों ने ये डिस्कस किया था कि अगर हम वीबीटी के अकॉर्डिंग ये चीज़ समझना चाहें कि हाइड्रोजन मॉलिक्यूल कैसे बनता है तो वो किस तरीके से बनता है, कौन कौन सी अट्रैक्टिव फोर्सेज हैं, कौन कौन सी रिपल्सिव फोर्सेज हैं जो रोल प्ले करती हैं। फिर हम लोगों ने ये भी डिस्कस किया था कि एक्सपेरिमेंटली ये डिटरमाइन किया जाता है कि वहाँ पे अट्रैक्टिव फोर्स जो है वो ज़्यादा डोमिनेंट रहती हैं, जिसकी वजह से हाइड्रोजन मॉलिक्यूल जो है वो बन पाता है। आज के इस वीडियो लेक्चर की शुरुआत हम लोग इस टॉपिक से करेंगे या इस क्वेश्चन से करेंगे कि जब हम हीलियम मॉलिक्यूल की बात करते हैं, जैसे हाइड्रोजन मॉलिक्यूल हम लोगों ने लास्ट वीडियो लेक्चर में डिस्कस किया, आज हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि अगर हम लोग हीलियम मॉलिक्यूल की बात करें तो हीलियम मॉलिक्यूल क्यों नहीं बन पाता, क्या प्रॉब्लम आती है हीलियम मॉलिक्यूल के बनने में। ठीक है, इसी चैप्टर में जब हम लास्ट वाले पोर्शन में पहुंच जाएंगे, जो कि हम बहुत जल्द पहुंचने भी वाले हैं, तो हम लोग पढ़ेंगे वीबीटी के बाद एमओटी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। वहाँ पे हम लोग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाना सीखेंगे, वहाँ पे हम लोग बॉन्ड ऑर्डर निकालना सीखेंगे। तो जब आप बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे वहाँ पे मैं आपको बताऊंगी कि जब हम हीलियम मॉलिक्यूल का बॉन्ड ऑर्डर निकालते हैं तो हीलियम मॉलिक्यूल का जो बॉन्ड ऑर्डर है वो पाया जाता है 0। बॉन्ड ऑर्डर अगर 0 आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि जो हीलियम के एटम्स हैं उनके बीच में कोई बॉन्ड नहीं है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कार्बन और कार्बन का अगर हम मान लो निकाल रहे हैं, ठीक है, ये मैं आपको बस एग्जाम्पल के तौर पे बता रही हूँ, या हाइड्रोजन का ले लो। अगर हम हाइड्रोजन का बॉन्ड ऑर्डर निकाल रहे हैं तो उसका बॉन्ड ऑर्डर आ रहा है 1। इसका मतलब क्या है कि ये दो एटम आपस में सिंगल बॉन्ड बना रहे हैं। अगर ऑक्सीजन का निकाल रहे हैं और बॉन्ड ऑर्डर आ रहा है 2, तो इसका मतलब ये है कि दो ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड है। तो जब हम हीलियम मॉलिक्यूल का एमओटी बनाते हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाते हैं, इसे एमओटी के बेसिस पे स्टडी करते हैं, तो हम ये देखते हैं कि दो हीलियम एटम के बीच का जो बॉन्ड ऑर्डर है वो 0 आ रहा है। इट मीन्स उनके बीच में कोई बॉन्ड नहीं बन रहा। ठीक है, पर ये तो हम बाद में डिस्कस करेंगे जब चैप्टर के एंड में, हम लोग चैप्टर के अंत में पहुंच जाएंगे। अभी फिलहाल हम लोग इसे दूसरे तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, जब हम लोग बात करते हैं हीलियम की, ठीक है, हीलियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है 2। इट मीन्स इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं 2। ऐसे ही मैंने हीलियम का दूसरा एटम ले लिया, उसका भी एटॉमिक नंबर क्या हो जाएगा 3 नहीं रहेगा, उतना ही रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसके पास भी 2 इलेक्ट्रॉन है और इसके पास भी 2 इलेक्ट्रॉन है। क्लियर रहती बात। अगर एटॉमिक नंबर 2 है तो इसका मतलब ये है कि इसके अंदर प्रोटॉन भी कितने हैं 2 हैं। ठीक है, जाहिर सी बात है ये तो। अगर हम एटम की बात कर रहे होते हैं तो जो एटॉमिक नंबर होता है वही प्रोटॉन भी होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन, और वही क्या होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर हम आयंस की बात कर रहे हैं तो जो एटॉमिक नंबर है वही आपका क्या रहेगा नंबर ऑफ प्रोटॉन। नंबर ऑफ प्रोटॉन कभी नहीं बदलते, इलेक्ट्रॉन्स बदलते हैं। आयंस में इलेक्ट्रॉन कम ज्यादा हो जाते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब जैसे मैंने ये हीलियम का न्यूक्लियस बनाया और इसके पास है 2 प्रोटॉन और यहां पर है इसके 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो अब सिंपल सी बात है, हीलियम के का जो ये न्यूक्लियस है ये अपने इन दोनों इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है अट्रैक्ट कर रहा है ना। हमने बनाया दूसरा हीलियम एटम, इसके पास भी 2 प्रोटॉन है और क्या है 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये भी क्या कर रहा है मजे से अपने इन दोनों इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अभी तक हम इन एटम्स को कांटेक्ट में नहीं लेके आए थे, अब हम क्या कर रहे हैं इन दोनों एटम्स को कांटेक्ट में लेके आएंगे और ये देखेंगे, ये इमेजिन करने की कोशिश करेंगे कि इनके बीच में कौन कौन सी फोर्सेस हैं जो रोल प्ले कर सकते हैं। अगर मैं इन दोनों एटम को धीरे धीरे एक दूसरे के पास लेके आऊं, ठीक है, इनको क्लोज लेकर आऊं एक दूसरे के, तो मैं क्या देखूंगी, एक तो इसका न्यूक्लियस, पहले अट्रैक्शन की बात कर लेते हैं। इसका न्यूक्लियस जो है क्या करेगा
दूसरे वाले इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, इसे अट्रैक्ट करेगा, इस वाले इलेक्ट्रॉन को भी अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, इसका न्यूक्लियस क्या करेगा, इस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा और इसे भी अट्रैक्ट करेगा। क्लियर है इतनी बात? ठीक है, अब देखिए क्या हो रहा है। अगर मैं अट्रैक्शन की बात करूं तो अट्रैक्शन कहां कहां पर हुआ, इसे मैं बोल देती हूं हीलियम ए और इसे मैं कह देती हूं हीलियम बी। ठीक, तो पहला अट्रैक्शन क्या है, हीलियम ए अपने दोनों इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा है। ठीक है, हीलियम हाइड्रोजन नहीं हीलियम। दूसरा क्या है, इस मतलब हीलियम वाला अपने इन दो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा है। आप ऐसे भी लिख सकते हैं अगर आप इन्हें नाम देना चाहें तो EA, EB और इसको दे देते हैं EC और ED। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है, हीलियम ए का जो न्यूक्लियस है ये इलेक्ट्रॉन ए को भी अट्रैक्ट कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन बी को भी अट्रैक्ट कर रहा है। ठीक है, अट्रैक्शन की बात कर रहे हैं। फिर उसके बाद ये क्या कर रहा है, इस वाले इलेक्ट्रॉन को भी, हीलियम बी के इलेक्ट्रॉन को भी अट्रैक्ट कर रहा है। ए जो है ये क्या कर रहा है, इस वाले इलेक्ट्रॉन को भी अट्रैक्ट कर रहा है और इस वाले इलेक्ट्रॉन को भी अट्रैक्ट कर रहा है। ठीक है, अगर आप चाहें तो इनको कलेक्टिवली भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि हीलियम ए ने एक तो अपने खुद के इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट किया और हीलियम ए ने दूसरे वाले हीलियम के जो इलेक्ट्रॉन हैं उन्हें भी अट्रैक्ट किया। क्लियर है इतनी बात? दो अट्रैक्टिव फोर्सेस, क्योंकि ऐसे फिर बहुत ज्यादा हो जाएगा, हमने इसको ऐसे काउंट कर लिया। फिर आते हैं इस वाले पे जो हमारा हीलियम बी है। सबसे पहले तो ये क्या कर रहा है, ये अपने खुद के इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा है, इसका न्यूक्लियस, यानी कि ये अट्रैक्ट कर रहा है EC एंड ED को। और जब हम इसको क्लोज लेकर जा रहे हैं दूसरे हीलियम एटम के, तो ये उसके इलेक्ट्रॉन्स को भी अट्रैक्ट कर रहा है। तो यहां से आई दो अट्रैक्टिव फोर्सेस, यहां से आई दो अट्रैक्टिव फोर्सेस। तो अट्रैक्टिव फोर्सेस कितनी हो गई, अट्रैक्टिव फोर्सेस हो गई 4। ठीक है, फिर उसके बाद अब हम आते हैं रिपल्शन पे। रिपल्शन को मैं ब्लू कलर से दिखा देती हूं। रिपल्शन किस किस के बीच में हो सकता है, रिपल्शन हमेशा सेम चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करते हैं, अपोजिट चार्जेस तो अट्रैक्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो न्यूक्लियस के बीच में, कि जो हीलियम एटम ए है वो क्या करेगा, हीलियम एटम बी को, इसके न्यूक्लियस को क्या करेगा, रिपेल करेगा। ठीक है, इतनी बात है। उसके बाद देखिए जब हम इनको क्लोज में लेकर आएंगे तो क्या होगा कि ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है ये क्या करेगा, इसको भी रिपेल करेगा और इसको भी रिपेल करेगा। इस इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है तो ये जब इसके पास लेके आएंगे इसको भी रिपेल करेगा और इसको भी रिपेल करेगा। तो यानी कि इलेक्ट्रॉन ए जो है वो किस किस को रिपेल कर रहा है, सी इलेक्ट्रॉन को, और किसको रिपेल कर रहा है, डी इलेक्ट्रॉन को। इन द सेम वे जब हम इस इलेक्ट्रॉन के रिस्पेक्ट में देखेंगे ये किस किस को रिपेल करेगा, इसको और इसको। इसके रिस्पेक्ट में देखेंगे ये किस किस को रिपेल कर रहा है, इसको और इसको। ठीक है, तो हम इसको अगर कलेक्टिवली देखें तो देखो कितनी रिपल्सिव फोर्सेस हो गई, 1 2 3 4। ठीक है, और एक न्यूक्लियस की 5। मतलब ये इसको रिपेल कर रहा है और ये इसको रिपेल कर रहा है, उसको हम एक ही काउंट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को रिपेल करेंगे, ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे, ये दोनों एक दूसरे को रिपेल कर सकते हैं, ये दोनों एक दूसरे को रिपेल कर सकते हैं, और ये दो न्यूक्लियस एक दूसरे को रिपेल कर सकते हैं। तो जब हम बात करें रिपल्सिव फोर्सेस की, तो रिपल्सिव फोर्सेस कितनी आई यहाँ पर, 5, जबकि अट्रैक्टिव फोर्सेस कितनी आ रही है यहाँ पर, 4। तो हम ये चीज देखते हैं कि जो हमारा हीलियम मॉलिक्यूल है उसमें रिपल्सिव फोर्सेस ज्यादा आती है, रिपल्शन जो है वो ज्यादा आता है एज कंपेयर टू अट्रैक्टिव फोर्सेस के, जिसकी वजह से ये मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं कर पाता, फॉर्म नहीं हो पाता।
साथ ही साथ ये तो वीबीटी के अकॉर्डिंग या वीबीटी के टर्म्स के अकॉर्डिंग हम लोगों ने एक्सप्लेनेशन देने की कोशिश की है। जब हम एमओटी पढ़ेंगे, इसकी नेक्स्ट वाली थ्योरी पढ़ेंगे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, तो वो भी यही चीज समझाने की कोशिश करता है अपनी टर्म्स एंड कंडीशन पे। वहां पे हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बना के जब बॉन्ड ऑर्डर निकाल कर देखते हैं तो हीलियम मॉलिक्यूल का बॉन्ड ऑर्डर भी 0 पाया जाता है, जो इस बात का एक तरीके से क्या कहें पुख्ता सबूत देता है कि भाई हीलियम और हीलियम एटम के बीच में बॉन्ड नहीं बन सकता। ठीक है, तो वीडियो को पॉज करके इसे नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टॉपिक को, ऑर्बिटल ओवरलैप कॉन्सेप्ट ऑफ कोवेलेंट बॉन्डिंग या इनकोवेलेंट बॉन्ड। यहाँ से आपका जो चैप्टर है वो एक बहुत ही अच्छा टर्न लेने वाला है। यहाँ पे हम कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे जो अभी तक आपने क्लास 10 तक नहीं पढ़ी थी। ठीक है, तो अभी जो भी हम पढ़ते आ रहे थे वो मतलब इतना कुछ स्पेशल नहीं था। यहाँ से आप बिल्कुल एक नई बिगिनिंग चैप्टर की करोगे, मतलब कुछ ऐसे टॉपिक्स आप पढ़ोगे जिनकी बिल्कुल नई तरीके से शुरुआत होती है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए ये टॉपिक क्या कहता है। ये कह रहा है कि जब भी कोई दो एटम एक दूसरे को अप्रोच करते हैं तो उनके बीच में पार्शियल मर्जिंग हो जाती है, वो मिक्स हो जाते हैं आपस में। ठीक है, मर्ज हो जाते हैं ऑफ टू बॉन्डिंग ऑर्बिटल नोन एज ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल अकर्स। जैसे कि अगर मैं बात करूं H2 मॉलिक्यूल की, H2 मॉलिक्यूल कैसे बनता है? 2 हाइड्रोजन एटम के जुड़ने से। ठीक है, तो ये एक हाइड्रोजन एटम है। हाइड्रोजन एटम जो है इसका एटॉमिक नंबर 1 होता है, इट मीन्स इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है। दूसरा हाइड्रोजन एटम है, ये उसका न्यूक्लियस है और इसके पास भी 1 इलेक्ट्रॉन है। जब हमने चैप्टर नंबर 2 पढ़ा था, हमने 3 रूल पढ़े थे, ऑफबाउ प्रिंसिपल है ना, हुन्स रूल एंड पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। तो पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल हमें क्या कहता है कि व्हेन वी टॉक अबाउट एनी सिंगल ऑर्बिटल, जब हम किसी भी एक सिंगल ऑर्बिटल की बात करते हैं तो इट कैन अकोमोडेट मैक्सिमम ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन एंड विच मस्ट बी ऑफ अपोजिट स्पिन। तो पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल ये कहता है कि एक ऑर्बिटल के अंदर मैक्सिमम से मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं और वो दोनों इलेक्ट्रॉन कैसे होने चाहिए? अपोजिट स्पिन के। तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन एटम है जिसके पास अपना खुद का 1 इलेक्ट्रॉन है, दूसरा हाइड्रोजन एटम है, इसके पास भी खुद का 1 इलेक्ट्रॉन है। और जब ये एक दूसरे के पास आएंगे, अप्रोच करेंगे, तो क्या होगा? इनके जो एटॉमिक ऑर्बिटल हैं वो आपस में मर्ज हो जाएंगे और इसी मर्जिंग को हम बोलते हैं ओवरलैपिंग। इसी मर्जिंग को क्या कहा जाता है? ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। और इनके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, वो अपोजिट स्पिन के थ्रू क्या करेंगे? बॉन्ड बनाने की कोशिश करेंगे, शेयर करेंगे इलेक्ट्रॉन को और कोवेलेंट बॉन्ड को फॉर्म करेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट ये कहता है, ये आपको इस टर्म से इंट्रोड्यूस करा रहा है कि ओवरलैपिंग का मतलब क्या है। ओवरलैपिंग का मतलब ये है कि जब 2 एटम्स आपस में एक दूसरे को अप्रोच करें तो उनके एटॉमिक ऑर्बिटल जब आपस में मर्ज हो जाएं और उस मर्जिंग की वजह से जब उनके इलेक्ट्रॉन्स आपस में पेयर अप हो अपोजिट स्पिन के थ्रू तो वो कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं और इस मर्जिंग को हम क्या कहते हैं? ओवरलैपिंग। ठीक है, उसके बाद सेकंड पॉइंट हमें क्या कह रहा है? द ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स रिजल्ट इन द पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया कि एटॉमिक ऑर्बिटल जब आपस में मर्ज हो रहे हैं, ओवरलैप कर रहे हैं, तो वहां पे इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग होती है। थर्ड पॉइंट हमें ये बताता है, बहुत इंपॉर्टेंट बात बताता है, ये क्या कह रहा है? द स्ट्रेंथ ऑफ अ कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड कितना स्ट्रॉन्ग बनेगा ये इस पे डिपेंड करता है कि एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग कैसी है। अगर ज्यादा ऑर्बिटल मतलब ज्यादा एक्सटेंट में ओवरलैपिंग नहीं हो रही, ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड नहीं बनेगा, वीक बॉन्ड बनेगा। अगर बहुत अच्छी ओवरलैपिंग हुई है, ग्रेटर एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग है, बहुत अच्छे से एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में मर्ज हो गए हैं, तो वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाएंगे। देखो तो सिंपल सी बात है, क्या आपको किसी का हाथ पकड़ना है, आप ऐसे 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 ऐसा टच करोगे तो सिंपल सी बात है, अलग होना तो बहुत जाहिर सी बात है, इट्स वेरी इजी टास्क। बट अगर आप किसी का हाथ बहुत स्ट्रांगली पकड़ रहे हो तो उसको तोड़ने के लिए ऑब्वियस सी बात है, हाथ नहीं तोड़ना, कहने का मतलब दोनों हाथों को अलग करने के लिए ज्यादा क्या लगानी पड़ेगी? पावर।
सेम यहाँ पर भी है कि जितना ऑर्बिटल आपस में मर्ज हो जाएंगे, जितना ज्यादा वो एक दूसरे को ओवरलैप करेंगे, उतना वो क्या बनाएंगे, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाएंगे जो जल्दी से नहीं टूटेगा। ठीक है, तो इन्होंने क्या कहा है कि कोवेलेंट बॉन्ड कितना स्ट्रॉन्ग बनता है ये इस पर डिपेंड करेगा कि उसकी एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग कैसी है। जितना ज्यादा एटॉमिक ऑर्बिटल मर्ज होते हैं, ओवरलैप करते हैं, उतना ज्यादा वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाते हैं दो एटम्स के बीच में। फोर्थ पॉइंट क्या कह रहा है, ड्यू टू ओवरलैपिंग द टू एटॉमिक ऑर्बिटल्स मर्ज इनटू अ बिगर क्लाउड एंड दैट इज कॉल्ड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। देखो सिंपल सी बात है, आप छोटी क्लास में ये चीज पढ़ते भी हैं कि दो या दो से ज्यादा एटम्स जब आपस में जुड़ते हैं तो वो बनाते हैं मॉलिक्यूल, है ना, पढ़ते हैं हम इस बात को। तो सिंपल सी बात है, जब एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में मिक्स होते हैं तो वो बिगर इलेक्ट्रॉन क्लाउड बनाते हैं और उसको हम क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। भाई एटम के ये यहाँ पे देखो क्या था, ये एटम था, ये H था, ये H था, जब ये मर्ज हो गए क्या बना रहे, H2। तो एटम के ऑर्बिटल को एटॉमिक ऑर्बिटल कहा जाएगा, मॉलिक्यूल के ऑर्बिटल को मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहा जाएगा। इतना आसान है, ठीक है, तो मुश्किल वाली तो इसमें कोई बात है नहीं। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, फिर से एक बार जल्दी जल्दी देख लेते हैं। पहला पॉइंट क्या कह रहा है कि जब दो एटम्स आपस में एक दूसरे को अप्रोच करते हैं, उनके एटॉमिक ऑर्बिटल मर्ज होते हैं, इस प्रोसेस को ओवरलैपिंग कहते हैं। दूसरा पॉइंट ये कह रहा है कि जब ओवरलैपिंग होती है तो इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं, पेयर होते हैं, अपोजिट स्पिन के होने चाहिए कोवेलेंट बॉन्ड बनाने के लिए। तीसरा पॉइंट ये कह रहा है कि जितना ज्यादा वो एक दूसरे के अंदर मर्ज होंगे, घुसेंगे, जितना ज्यादा ओवरलैप करेंगे उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाएंगे। और लास्ट पॉइंट ये कह रहा है कि जब वो ओवरलैप कर जाते हैं तो वो एक बिगर इलेक्ट्रॉन क्लाउड बनाते हैं जिसे हम बोलते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है, वीडियो को पॉज करके इसे नोट करिए प्लीज। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोगों ने ये चीज सीख ली कि जब एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में मर्ज होते हैं तो उस प्रोसेस को हम ओवरलैपिंग कहते हैं। अब ओवरलैप अगर वो कोई भी एटॉमिक ऑर्बिटल कर रहा है तो वो दो तरीके से मर्ज होता है, दो तरीके से ओवरलैपिंग करता है और दो तरीके के बॉन्ड अराइज करता है। कौन कौन से ओवरलैपिंग होती है और किस तरीके से बॉन्ड बनते हैं। जब भी हम टाइप ऑफ ओवरलैपिंग की बात करते हैं तो देयर आर सेवरल टाइप्स जिसको अभी हम पढ़ेंगे। उससे पहले हम लोग ये देखेंगे कि जब ये ओवरलैपिंग होती है तो ये दो टाइप के बॉन्ड बनाते हैं, जिसमें से एक बॉन्ड को हम कहते हैं सिग्मा बॉन्ड, इसे हम इस साइन से डिनोट करते हैं, और दूसरे को हम कहते हैं पाई बॉन्ड। पाई का तो आपको सिंबल पता ही है। ठीक है, जब हम बात करते हैं सिग्मा बॉन्ड की तो सिग्मा बॉन्ड जो है ये एंड टू एंड ओवरलैप या आप कह सकते हैं हेड टू हेड ओवरलैप से बनता है। ठीक है, इसकी डेफिनेशन यहाँ पर लिख रखी है। दिस टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय द एंड टू एंड या फिर हेड टू हेड ओवरलैप ऑफ बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स अलोंग द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। सिग्मा बॉन्ड की जो ओवरलैपिंग होती है इसे हम हेड ऑन ओवरलैप या फिर एक्सियल ओवरलैप भी कहते हैं। ये हमें कितने टाइप के मिलती है, SS, SP और PP, ये अभी हम डिस्कस भी करेंगे। जब मैं आपको इसका डायग्राम बना के दिखाऊंगी ना, आई थिंक आपको तब ज्यादा पिक्चर क्लियर हो जाएगी। ठीक है, अभी तो फिलहाल के लिए आप इसको सुन लीजिए, नोट भी कर लेना। जब हम पाई बॉन्ड की बात करते हैं तो पाई बॉन्ड जो है ये कैसे बनता है, ये बनता है आपका साइड वाइज ओवरलैप से। This type of covalent bond is formed by the sidewise overlap of the half-filled atomic orbitals of bonding atoms. इसे हम sidewise या फिर lateral overlap भी कहते हैं। ठीक है, देखो आप बहुत आसान तरीके से समझ जाएंगे। आप गुब्बारा ले लीजिए और गुब्बारे को बीच में से घुमा दीजिए, आपका क्या बन जाएगा, वो p ऑर्बिटल है ना। अगर एक p ऑर्बिटल ऐसे है, ठीक है, और वो दूसरे p ऑर्बिटल के साथ इस तरीके से मर्ज हो रहा है, जैसे p ऑर्बिटल है, गुब्बारा लिया हमने, घुमा दिया, तो ये बन गया एक लोब, ये बन गया दूसरा लोब। ठीक है, इसी तरीके से इसको देखो, ये बन गया एक लोब, ये बन गया दूसरा लोब। तो ये जब क्या करता है, एंड टू एंड ओवरलैप, ऐसे जब मर्ज करेगा, ऐसे जब ओवरलैप करेगा तो ये बनाएगा सिग्मा बॉन्ड। तो इस तरीके की जो इंटरेक्शन हो रही है ये कैसा बॉन्ड बना रही है, सिग्मा। जब हम पाई की बात करते हैं, पाई करता है साइड वाइज ओवरलैप, ये एक लोब है, ये एक लोब, ये एक लोब, ये एक लोब।
पी ऑर्बिटल जब ऐसे साइड वाइज ओवरलैप कर रहा है, सिग्मा में हमने क्या किया, ऐसे हेड टू हेड ओवरलैप, एंड टू एंड ओवरलैप किया। पाई में क्या होता है, साइड वाइज ओवरलैप। तो जब एक पी ऑर्बिटल, आई थिंक पता नहीं नीचे दिखेगा नहीं दिखेगा, यहां बना देती हूं मैं, है ना। जैसे ये एक पी ऑर्बिटल है और ये दूसरा पी ऑर्बिटल है, तो जब ये इसके साथ साइड वाइज ओवरलैप करेगा तो ये क्या बनाएगा, पाई बॉन्ड। ठीक है, तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे साइड वाइज का क्या मतलब है और यहाँ पर एंड टू एंड या फिर हेड टू हेड ओवरलैप का क्या मतलब है। ठीक है, वीडियो को पॉज करके इसको आप नोट कर लो, फिर हम लोग 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे कि SS, SP और PP ओवरलैपिंग कैसे होती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग डिस्कस करेंगे कि सिग्मा और पाई जब बनता है तो किस किस तरीके की ओवरलैपिंग टेक प्लेस करती है। ठीक है, तो सबसे पहले है SS ओवरलैपिंग। नाम से ही पता चल रहा है, SS का मतलब क्या है कि दोनों क्या होंगे, s ऑर्बिटल। SP का मतलब क्या है, एक s का होगा, एक p का ऑर्बिटल। PP का मतलब क्या है कि एक p का होगा और दूसरा भी p का होगा। और इस बात का भी आपको ध्यान रखना है कि जो एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में मर्ज होंगे वो कैसे रहेंगे, हाफ फिल्ड। ठीक है, तो अब देखिए ये एक s ऑर्बिटल है, ये एक s ऑर्बिटल है, ये मर्ज हो रहा है। आपको इस बात का हमेशा ध्यान रखना है कि जो s ऑर्बिटल है वो हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनाता है। P में फिर भी आपको वैरायटी देखने को मिल जाएगी, P सिग्मा भी बना सकता है और P पाई भी बना सकता है, पर S ऑर्बिटल हमेशा सिग्मा बॉन्ड ही बनाता है। ठीक है, इस बात का आप ध्यान रखना। अब देखिए उसके बाद आते हैं हम S और P पे। S और P में क्या होता है, एक S ऑर्बिटल होगा, एक P ऑर्बिटल होगा और इस तरीके से ये ओवरलैप करेंगे और सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे। जब हम PP ओवरलैपिंग की बात करेंगे तो 2 P ऑर्बिटल आएंगे, हेड टू हेड ओवरलैप करेंगे और ये भी क्या बनाएंगे, सिग्मा बॉन्ड। जब हम पाई की बात करेंगे तो पाई बॉन्ड जो है वो कैसे बनेगा, P ऑर्बिटल और P ऑर्बिटल आपस में साइड वाइज ओवरलैप करेंगे और बनाएंगे पाई बॉन्ड। ठीक है, जब हम बात करते हैं इंटर न्यूक्लियर एक्सिस की, तो इंटर न्यूक्लियर एक्सिस हम उसे कहते हैं जो न्यूक्लियस से पास हो। P ऑर्बिटल जो है वो इस तरीके से इंटर न्यूक्लियर एक्सिस पे अगर परपेंडिकुलर है, ठीक है, और फिर उसके बाद साइड वाइज ओवरलैप हो रहा है तो पाई बॉन्ड बनाएगा। अगर इस तरीके से है, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस ऐसे जा रही है और P ऑर्बिटल ऐसे है, परपेंडिकुलर ना होके अलोंग द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है और फिर हेड टू हेड ओवरलैप कर रहे हैं। ठीक है, तो ये कैसा बॉन्ड बनाएंगे, ये बनाएंगे सिग्मा। ठीक है, वीडियो को पॉज करके इसे नोट करिए प्लीज। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं आज के लास्ट टॉपिक की तरफ और हम लोग पढ़ेंगे सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड में डिफरेंस पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है, इससे आपको और ज़्यादा कॉन्सेप्ट में क्लैरिटी आ जाती है। सिग्मा बॉन्ड कैसे बनता है, एंड टू एंड या फिर हेड टू हेड ओवरलैप से, जबकि पाई बॉन्ड कैसे बनता है, साइड वाइज ओवरलैप से। फिर सिग्मा बॉन्ड में क्या बता रखा है कि जो ओवरलैपिंग होती है वो ज्यादा लार्जर एक्सटेंट तक होती है, और मैंने आपको बताया था जितना ज्यादा ओवरलैपिंग होगी उतना ज्यादा क्या बनेगा, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। तो कई बार ये क्वेश्चन भी आ जाता है कि सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड में से कौन स्ट्रॉन्ग होगा और क्यों, या ऐसे पूछ लिया जाएगा कि सिग्मा बॉन्ड पाई से स्ट्रॉन्ग होता है क्यों। तो आपको बताना है कि सिग्मा बॉन्ड में ओवरलैपिंग ज्यादा एक्सटेंट तक होती है, इसीलिए सिग्मा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है पाई से। ठीक है, पाई में ओवरलैपिंग जो है काफी लेस एक्सटेंट तक होती है, जिसकी वजह से पाई बॉन्ड वीक बॉन्ड माना जाता है, होता भी है। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो है वो सिमेट्रिकल होता है अराउंड द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। जाहिर सी बात है, देख लीजिए, जैसे कि मान लीजिए ये न्यूक्लियस है, ये एस ऑर्बिटल है, ये भी एस ऑर्बिटल है। एस ऑर्बिटल में तो क्या ही एक्सिस बताएं, क्योंकि ये तो स्फेरिकली सिमेट्रिकल है, पी के रिस्पेक्ट में बताते हैं। जैसे ये पी ऑर्बिटल है और ये पी ऑर्बिटल है, ठीक है, ये इंटरन्यूक्लियर एक्सिस इसके बीच में से पास हो गई। जब ये ऑर्बिटल आपस में मर्ज होंगे तो ये ऑर्बिटल मिक्स होगा और एक बड़ा लोब बना लेगा, इस तरीके से टॉफी की तरह। ठीक है, अब जो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है, आप देखो जो ये एक्सिस है, एक्सिस ऐसे जा रही है, तो ये ऑर्बिटल जो है वो इस तरीके से सिमेट्रिकली उन्होंने क्या कर रखा है, उसको सराउंड कर रखा है।
ठीक है। तो जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होता है इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के, वो क्या रहता है, सिमेट्रिकल। यहाँ पे पाई वाले में नहीं रहेगा, पाई वाले में रहेगा डिसकॉन्टिन्यूअस। डिसकॉन्टिन्यूअस क्यों रहेगा? पाई ऑर्बिटल कैसे बनता है, इस तरीके से इंटरन्यूक्लियर एक्सिस यहाँ से पास हो रही होती है, ये मर्ज करेंगे, ऊपर वाले ऊपर के साथ मिक्स हो जाएंगे, लोअर वाले नीचे वाले जो लोब्स हैं वो नीचे वाले के साथ मिक्स हो जाएंगे, और बीच में देखो क्या आ गया, गैप आ गया, कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में नहीं रहा, तो ये क्या हो गया, डिसकॉन्टिन्यूअस हो गया। और ये दो चार्ज्ड क्लाउड्स बना लेता है इलेक्ट्रॉन के अबव द प्लेन एंड बिलो द प्लेन। तो एक इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अबव द प्लेन और एक इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बिलो द प्लेन। सिग्मा बॉन्ड जब बनता है तो एस ऑर्बिटल आराम से पार्टिसिपेट कर सकता है। पाई बॉन्ड जब बनता है तो एस ऑर्बिटल पार्टिसिपेट नहीं करता। मैंने आपको बताया भी था, पाई बनने के लिए साइड वाइज ओवरलैपिंग होनी चाहिए। साइड वाइज ओवरलैपिंग अगर होगी तो एस तो बना ही नहीं सकता, क्योंकि एस तो क्या है, स्फेरिकली सिमेट्रिकल है, उसमें क्या कोई साइड नहीं है। सिग्मा बॉन्ड जो है वो अकेले भी बन सकता है और पाई के साथ भी बन सकता है। पाई बॉन्ड कभी अकेले नहीं बनता, पाई हमेशा किसके साथ बनेगा, सिग्मा के साथ बनेगा। फिर उसके बाद है देयर कैन बी फ्री रोटेशन ऑफ एटम्स अराउंड द सिग्मा बॉन्ड। जब सिग्मा बॉन्ड बनता है तो एटम्स आराम से फ्रीली रोटेट कर सकते हैं, बट इसमें नहीं होता। पाई में फ्री रोटेशन ऑफ एटम्स जो है वो पॉसिबल नहीं होता। एक बार अगर पाई बॉन्ड बन गया तो एटम्स फ्रीली जो है वो रोटेट नहीं कर पाते। ठीक है, वीडियो को पॉज करके इसे नोट करिए प्लीज। तो आज के लिए इतना ही, और अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। जल्द ही मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। अपना ध्यान रखिए। थैंक यू।